हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी क्वेश्चन आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। जो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, सभी ट्रिक को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको छात्रावास अधीक्षक में दोस्तों इसी पैटर्न में प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको छात्रावास अधीक्षक में 25 नंबर के गणित पूछे जाने हैं, क्योंकि 25 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलेगा। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर चलिए कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि एक घनाभ है, ठीक है। अब उसका देखिए डायमेंशन हमें क्या क्या दिया है, एक 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। मतलब 24 सेंटीमीटर क्या है, ये है आपका लेंथ, ठीक है। उसके बाद 9 सेंटीमीटर क्या है, इसमें से एक है दोस्तों ब्रीथ और एक है हाइट, ठीक है। देखिए, एक हमें दे दिया गया लेंथ, ब्रीथ और हाइट, जो कि घनाभ में होता है। अब उसको हम पिघला रहे हैं और पिघला के 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे छोटे घन बना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा। अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको घन और घनाभ वाले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि कभी भी आपको घन को या फिर घनाभ को, कभी भी या फिर बेलन को या फिर शंकु को पिघला करके या फिर काट करके नए घन या फिर घनाभ बनाया जाता है, तब की कंडीशन में हम उसका सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से ही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है घनाभ का आयतन। ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है, देखिए ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन। उसके बाद इस घनाभ को पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको छोटा छोटा घन बना रहे हैं और हम कितने सारे घन बना सकते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया दोस्तों घनाभ का आयतन, जिसका डायमेंशन हमें दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या है, एक हमारा ये घन का आयतन। उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, हमारा घन का आयतन। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, तो घन का कोई भुजा क्या हो जाता है, जिसको हम मान लेते हैं ए। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ए का क्यूब। ये होता है घन का आयतन और ये होता है दोस्तों घनाभ का आयतन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो घनाभ का आयतन है, जिसका हमें वैल्यू दिया गया है, लेंथ और ब्रेथ और ये हाइट का वैल्यू हमें दिया गया है, इसको पिघला करके हम घन बना रहे हैं। तो कितना घन हम बना सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो घनाभ का आयतन है, इससे हम ये घन के आयतन को भाग कर देंगे, तो हमें जितना घन बनेगा वो हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या दिया गया दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू को रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ये हमारा दिया है 24, ब्रीथ हमें दिया है 9 और ये हाइट कितना दिया है दोस्तों 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुणित 9 गुणित 8, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पर क्या दिया है, घन का आयतन। अब घन का आयतन मतलब ये घन के भुजा के घात 3 होता है। अब इसकी एक भुजा हमें दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, मतलब ए बराबर कितना है दोस्तों 3। तो ये 3 के घात 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3। अब ये जो निकल करके आएगा ये क्या होगा, ये जो निकल करके आएगा ये होगा दोस्तों नए घनों की संख्या, नए घनों की संख्या जो कि हमें पूछा गया है,
ठीक है। ऐसे कितने प्रकार के, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये हमें पूछा गया है, मतलब नए घनों की संख्या हमें पूछा गया है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से अगर आपको कैलकुलेशन दिखे तो इसको हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर 24 गुणित 9 गुणित 8 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये कट रहे तो इसको हम कटा देते हैं ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर ये देखिए 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 अट्ठे 24, मतलब नए घनों की संख्या कितना निकल के आ गया, तो ये 8 गुणित 8। तो 8 गुणित 8 करने पर कितना आ गया दोस्तों, 64, ठीक है। 8 गुणित 8 करने पर कितना आ गया, 64। और यही 64 क्या हो जाएगा दोस्तों, नए घनों की संख्या जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये किस ऑप्शन में हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगामी आपका सीजी टेट के एग्जाम में, सीजी टेट हो या फिर सी टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अगर आज के क्लास में अगर आपने सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया तो यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी टाइप से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया, देखिए 160 का 45% धन 250 का 14% बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है, माइनस का दिया है ये 23। तो देखिए कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कभी भी इस प्रकार से आपको शाब्दिक रूप में क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम अंकीय रूप में लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 160, ये यहाँ पर दिया दोस्तों 160। का मतलब क्या होता है, हमने बोर्ड मास में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ है। का मतलब क्या होता है दोस्तों, का इसको हिंदी में बोला जाता है ऑफ। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणा 45%। तो ये हो गया दोस्तों 45%। का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो ये हो गया दोस्तों 45 बटे 100। उसके बाद धन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धन 250 का मैं लिख देता हूँ 250। फिर से ये का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा दोस्तों गुणा। अब यहाँ पर 14%, तो ये क्या हो जाएगा 14 बटे 100 बराबर में क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में मैं इसको मान लेता हूँ, मान लीजिए x, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ये बच गया हमारा माइनस का 23। ये हमें दिया है शाब्दिक रूप में, इसको हमने लिख लिया दोस्तों अंकीय मान में या फिर न्यूमेरिक रूप में। इतना अगर आपने कर लिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ऊपर से नीचे को बस कटा के चलना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम फटाफट कटा देते हैं। यहाँ से देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गया। उसके बाद ये कितने बार में कटेगा, 5 2 10 और ये 5 9 45। फिर से ये 2 एकम 2 और ये 2 अट्ठे 16। देखिए कभी भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कटाते हो तो बिल्कुल ध्यान से कटाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना को हमने कटाया तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, 8 गुणित 9। क्या बच गया, 8 गुणित 9, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको लिखते जाता हूँ। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पर ठीक जैसे हमने इस साइड को कटाया ठीक उसी प्रकार हम इसको भी कटा देते हैं। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। ये हो गया दोस्तों 5 2 10, 5 5 25। फिर से 2 एकम 2, 2 7 14। तो यहाँ पर सब क्या बच गया, ये बच गया दोस्तों 5 गुणित 7। उसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर कोई ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। देखिए आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अगर आप यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 9 8 72 धन 5 7 35 बराबर, ये हो गया दोस्तों x माइनस 23। 72 में अगर मैं 35 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 70 और ये 30 कितना हो गया 100 और ये 5 और 2 7, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों 107 107 इज इक्वल टू x माइनस 23। अब चूंकि हमें निकालनी है दोस्तों x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर ये 23 इसके साथ माइनस हो रहा है। 23 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये 107 के साथ ये जुड़ जाएगा, 107 धन ये हो जाएगा दोस्तों 23। मतलब x का वैल्यू क्या निकल करके आ गया, x बराबर 107 में अगर मैं 23 को जोड़ देता हूँ तो ये कितना निकल के आ गया दोस्तों 130। और यही हमें पूछा गया है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत
कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। अब देखिए कोई भी वस्तु का भाव है, अगर उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है तो हमें उसके खपत में हम कितने की कमी करें कि हमारा खर्च एक्स्ट्रा ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, कितने प्रतिशत की कमी। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत कम की जाए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर में। देखिए प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी, तो प्रतिशत में कमी बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है हमारा आर क्या होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो दर दिया गया होता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर अपॉन, ये हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों 100%। ठीक है, ये हो जाएगा 100%। ये हो गया दोस्तों प्रतिशत में कमी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रतिशत में वृद्धि, कितने प्रतिशत की अगर वृद्धि हो, तो यहाँ पर प्रतिशत में वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, बस इतना ही हमें चेंज करना है। अगर मान लीजिए हमें प्रतिशत में वृद्धि निकालना होता तब की कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाता, आर अपॉन 100 माइनस आर। कमी है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, वृद्धि अगर होता तो यहाँ पर माइनस होता। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस है। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर चूंकि हमें पूछा गया है कमी, तो कमी में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस। अब इसी फॉर्मूला में हम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, ये दिया गया हमें 20%। तो आर का वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ये हो गया देखिए 20/100 धन 20, ये हो गया देखिए 100 धन, ये हो गया दोस्तों 20, और गुणा में कितना हो गया, ये हो गया 100। इसको अगर मैं एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/120, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा में 100। अब यहाँ पर देखिए वही हमारा कंसेप्ट, बस ऊपर से नीचे को कटा देना है। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 छक्के 12, और ये कितना हो जाएगा 2 दहम 20। ये फिर से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और ये 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 5 गुणित 10, ऊपर में क्या बच गया 5 गुणित 10, मतलब 5 दहम 50, और ये बटे में 3। ठीक है, और ये 50/3 ही ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 50/3%। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमें ऑप्शन में इसको एक स्टेप और सॉल्व करके दिया गया है, तो 50/3 को अगर मैं सॉल्व करूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा 50/3। यहाँ पर देखिए ये हो गया 3 एकम 3, 2 बच गया, 0 नीचे आ गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, कितना बच गया दोस्तों 2। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 16 सही 2/3%। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 16 सही 2/3, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों प्रतिशत में, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये किस में दिया गया है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बस एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में कमी मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा, अगर प्रतिशत में वृद्धि पूछता तो ये रहता माइनस में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन इसी क्रम में क्या दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए हमने मैथ्स क्लास पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज नए नए ट्रिक के माध्यम से, नए नए कंसेप्ट के माध्यम से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स को कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के मैथ्स को पूरा 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आप तैयारी कर सकते हो। तो वहां से जाके आप सभी क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। देखिए, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, लाभ और हानि के कंसेप्ट में आपको क्या समझना होगा कि आपका क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम एसपी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसी को बोला जाता है क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, अब उस कुर्सी का मूल्य 110 रुपये है, ये हमें कैसे पता, क्योंकि उसको हमने 110 रुपये में खरीदा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 110, ये हो जाएगा सीपी, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रय मूल्य।
तो CP इज इक्वल टू कितना दिया है, ये हमें दिया है दोस्तों 110 रुपये। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हमें बोल दिया गया है कि उसको हम 10% की हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हानि मतलब लॉस, कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों, तो लॉस हो रहा है 10% का। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या पूछा गया है, तो अगर हम उसको 10% की हानि पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य जिसको बोला जाता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, ये हो जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड लगेंगे आपको बनाने में। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य है 110। अब गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस कितने में हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कभी आपको प्रॉफिट होता रहेगा या फिर लॉस होता रहेगा तो हम हमेशा 100% से ही कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मान लीजिए इस कुर्सी को हमने खरीदा 110 रुपये में, तो ये 110 जो है अपने आप में 100% है, तो इसको हम 100% मान करके ही इसको हम कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 100% में 10% का लॉस हो रहा है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा 90। ठीक है, चूंकि इसको हमें परसेंटेज में, ये हमारा प्रतिशत में दिया गया है, तो प्रतिशत में दिया रहता है तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बटे में 100। बस इतना ही कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, फिर हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से विद इन सेकेंड बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 है कम 10, और ये 10 निया 90। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 9 गुणित 11, मतलब ये कितना हो जाएगा 11 निया 99, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों रुपए। मतलब कोई भी क्षतिग्रस्त कुर्सी है जिसका मूल्य 110 रुपये है, चूँकि वो कुर्सी टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको हम 10% की हानि पर बेच देते हैं। तो 10% की हानि पर हम बेचते हैं तो हम कितने में बेच रहे हैं, उसको 99 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। देखिए आज का यह जो क्लास है इसमें हमने जितने क्वेश्चन लिया गया है ये आपका सभी अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से है। ठीक है, सारे चैप्टर से, सारे टॉपिक से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके आपके लिए लाया है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आप पूरे क्लास को देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका ये 43, 91 और 183 को विभाजित करें, और विभाजित करने पर हर स्थिति में तीनों को भाग करने के कंडीशन में हर स्थिति में शेषफल हमें समान प्राप्त हो, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो उसको हम बनाएंगे दोस्तों ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आपका जो है डिवीज़न मेथड, अगर आप दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिवीज़न अगर आपको आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ देख करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ऑप्शन से पहले हम लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए हमें देखिए क्या क्या संख्या दिया गया है, एक दिया है 43, एक दिया गया है दोस्तों 91 और एक दिया है 183। अब इन तीनों को हमें इसी कोई भी एक समान नंबर से भाग करना है, और इन तीनों को भाग करने पर हमारा शेषफल समान आना चाहिए। मान लीजिए मैं पहले 4 से भाग करता हूँ, तो 43 को अगर मैं 4 से भाग करूँगा तो 4 दाम 40, हमारा शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, शेषफल आ जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार 91 को भी मैं भाग करके देखता हूँ। 91 का अगर मैं भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, 1 बच गया, ये हो गया 11। उसके बाद ये फिर से 4 दूने 8, कितना बच गया दोस्तों 3। यहाँ पर भी हमारा मतलब शेषफल कितना आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इसको भी मैं भाग करके देख लेता हूँ, इसमें भी 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 2 बच गया तो ये कितना हो गया दोस्तों 23। उसके बाद 4 पंछे 20, कितना बच गया इस कंडीशन में भी, यहाँ पर भी आपका कितना बच गया दोस्तों, शेषफल बच गया 3। ठीक है, तो देखिए तीनों कंडीशन में हमें शेषफल समान मिल रहा है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, हमें दूसरे ऑप्शन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी जो 7 हमें दिया गया, ये अगर पहले रहता, इस कंडीशन में अगर हम ले करके देखते तो देखिए समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 7 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए
7 छक्के कितना हो जाता है 42, कितना बच जाएगा दोस्तों शेषफल 1। इसमें शेषफल 1 बच रहा है तो इसमें भी शेषफल 1 बचना चाहिए 91 में। तो यहाँ पर देखिए 91 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 एकम 7, कितना बच गया 2, ये हो गया दोस्तों 21। तो और 7 तिया 21 पूरा का पूरा कट रहा है, मतलब इसमें शेषफल जो है 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहो तो सभी ऑप्शन को चेक करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें दिया गया है चूंकि ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर आ जा रहा है, तो हमें बाकी ऑप्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप चाहे सीजी टेट हो या फिर सी टेट हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, कोई सा भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स को बिल्कुल हल्के में लेके मत चलिएगा। ठीक है, मैथ्स को आपको पता ही है वो किसी भी लेवल का पूछ सकता है, कभी कभी मॉडरेट लेवल का भी पूछ देता है, कभी कभी इजी और मॉडरेट दोनों लेवल का पूछ देता है, या फिर कभी कभी हार्ड लेवल का भी पूछ देता है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छा रखिए, बिल्कुल परफेक्ट रखिए, चाहे वो आपका कोई सा भी लेवल का मैथ्स पूछे, आपसे बनना चाहिए सभी क्वेश्चन। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए, एक बल्लेबाज है, वो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। पहले जितना औसत रन था उससे औसत रन संख्या जो है 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद वो औसत रन कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने औसत के क्रिकेट वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में आपको समझाया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के भी इसको देख सकते हो। देखिए, इसका मैंने आपको 2 तरीका बताया हुआ है सॉल्व करने का। एक मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल मेथड और एक मैंने आपको बताया था दोस्तों शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक मेथड देखेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड देखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बनाने का, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या बोला है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। ठीक है, 19वीं पारी में वो 78 रन बना रहा है, मतलब वो 19वीं पारी से पहले 1 से लेकर 18 पारी तक वो खेल चुका है, मतलब वो 18 पारी तक जो है पहले वो खेल चुका है। मतलब जितना पारी दिया रहेगा उससे हम 1 कम कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक मेथड। जितना पारी दिया रहेगा उससे हम 1 कम कर देंगे। उसके बाद जितना एवरेज रन कम हो रहा हो या फिर ज़्यादा हो रहा हो उसको हम कर देते हैं इस पारी से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए औसत रन संख्या जो है 2 कम हो रहा है। यहाँ पर अगर ज़्यादा भी होते रहता तब के कंडीशन में भी हम यहाँ पर गुणा करते। तो यहाँ पर ये 2 कम हो रहा है, जो भी कम होते रहेगा या फिर बढ़ते रहेगा उसको हम कर देंगे दोस्तों गुणा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद ये होगा प्लस और माइनस। जितना रन ये बना रहा है 19वीं पारी में, जितना रन बना रहा है, क्योंकि हमें 19वीं के पारी के बाद का औसत रन चाहिए, तो 19वीं पारी में जितना रन बना रहा है उसको हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्लस माइनस 78। बस यही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें आपको कोई बहुत ही लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना। अगर आप इसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। तो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझिए, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, जितना पारी बोला रहेगा, यहाँ पर 19 पारी बोला है तो उससे 1 कम। उसके बाद जितना औसत रन संख्या अगर कम हो रहा हो या फिर ज़्यादा हो रहा हो उसको हम कर देते हैं दोस्तों गुणा। तो यहाँ पर देखिए औसत रन संख्या 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 2 से गुणा। उसके बाद प्लस माइनस 19वीं पारी में जितना पारी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस पारी में जितना रन बनाता है उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट और समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 1 प्लस हमें दिया गया है और 1 हमें माइनस दिया गया है। तो प्लस हम कब लेंगे, तो देखिए जो भी रन संख्या, औसत रन संख्या अगर कम होते रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें दोस्तों, कमी। ठीक है, कमी होता हो तब की कंडीशन में हमें लेना है प्लस। अब यहाँ पर अगर माइनस, हमें माइनस कब लेना हो, तो यहाँ पर ये क्या हो दोस्तों, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि होता हो तब के कंडीशन में हम लेंगे दोस्तों माइनस को। बस यही कंसेप्ट को आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसका औसत रन संख्या 2 कम हो रहा है, कमी हो रहा है, तो हम क्या लेंगे दोस्तों प्लस को। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा प्लस, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 18 गुणित 2 और ये हो गया दोस्तों प्लस और ये हो गया 78। अब ये बस इसको हमें सिंपल सा सॉल्व कर देना है। ये कितना हो जाएगा 18 दूने 36 धन ये हो गया दोस्तों 78। 36 में अगर मैं 78 को जोड़ दूँ तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 114। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए हमारा सीधा आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यह ट्रिक आपको, यह शॉर्ट ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था जितनी पारी वो बल्लेबाज खेल रहा है, ठीक है, जितना पारी हमें दिया गया हो उससे एक कम। तो यहाँ पर 12वीं पारी दिया गया है तो हम कर देते हैं उससे एक कम, ये हो गया दोस्तों 11वीं पारी। ठीक है, क्योंकि ये 12वीं पारी से पहले वो 11 पारी तक वो पूरा खेल चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर करते हैं दोस्तों एक कम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये तो हो गया 11। अब यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों गुणा। अब गुणा में क्या करेंगे, उसके रनों की औसत में या तो वृद्धि होते रहेगा, जितने की वृद्धि होते रहेगा या फिर जितने की कमी होते रहेगा उसी को हम कर देंगे दोस्तों गुणा। तो यहाँ पर देखिए औसत रन में 2 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर मैं कर दूंगा दोस्तों गुणा में 2। अब यहाँ पर देखिए आता है आपका प्लस और माइनस, आता है आपका प्लस और माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस के बाद क्या होगा, 12वीं पारी में जितना रन वो बना रहा है तो ये कितने रन बना रहा है दोस्तों, ये बना रहा है 63 रन। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्लस और ये माइनस कब कब के कंडीशन में लेना है। तो प्लस हमें कब लेना है, जब वो औसत जो है कमी होते रहेगा, और माइनस कब लेना है दोस्तों, जब औसत जो है वो वृद्धि होते रहेगा। बस इतना ही कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया 11 गुणित 2। अब यहाँ पर हमें प्लस लेना है कि माइनस, तो यहाँ पर देखिए 2 रन की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है तो हमें क्या लेना है माइनस में, तो ये हो गया 11 गुणित 2 और ये माइनस का 63। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है, इतना ही कंसेप्ट है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। अब यहाँ पर देखिए 11 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 दूने हो गया ये 22 माइनस ये हो गया दोस्तों 63। अब 22 में से अगर मैं 63 को माइनस कर दूं तो ये 63 में से 22 माइनस हो जाएगा और ये कितना आ गया दोस्तों 41। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए कई बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने इसको माइनस में क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्रिकेट के कंडीशन में कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हम माइनस में नहीं लेते। आज तक आपने क्रिकेट में नहीं सुना होगा कि मान लीजिए विराट कोहली, आपने ये नहीं सुना होगा कि विराट कोहली ने -10 रन बनाया, -20 रन बनाए। ठीक है, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। या तो वो जो है वो बल्लेबाज 0 रन पर आउट हो जाता है या फिर वो प्लस में कितना भी रन बनाता है। ठीक है, मतलब रन हो गया। कई चीज़ ऐसा होता है जिसको हम माइनस में नहीं लेते। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे -2 भाई हैं या फिर मेरे -1 भाई हैं, आप ऐसा नहीं कहोगे। ठीक है, या तो आपके 0 भाई होंगे या फिर आपके 2 3 4 5 जितने भी भाई होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हम माइनस में नहीं लेते। तो यहाँ पर ये रन हो गया, चूँकि हम रनों का औसत निकाल रहे हैं तो ये रन जो है वो इसको हम माइनस में नहीं लेंगे। ये हमेशा होगा दोस्तों आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें माइनस नहीं लगाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका औसत से ही रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि औसत से आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी ये हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया क्रमागत संख्या, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या या फिर खाली क्रमागत संख्या। तो कई बच्चे जो है कैसे बनाते हैं इसको, माना 5 क्रमागत संख्या हो गया, 1 हो गया, 1 से धन 2 हो गया, 1 से धन 4 हो गया, 1 से धन 6 हो गया,
x धन 8 हो गया। ये हो गया दोस्तों 5 क्रमागत संख्या जिसका औसत हमें कितना दिया है, औसत दिया गया दोस्तों 95। ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 95 गुणित यहाँ पर ये कितना है 5 है, तो ये 95 गुणित 5। अब इसको ये जोड़ घटाव करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू को यहाँ पर ये रखते जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, ये भी तरीका होता है बनाने का, लेकिन इस तरीके से जो है आपका टाइम मैनेजमेंट आपको ज़्यादा लगेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है बिल्कुल समझिए। इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 5 क्रमागत, ठीक है 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है दोस्तों, लगातार। ठीक है, और विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला दोस्तों, उसका औसत हमें दिया गया है। तो कोई भी संख्या का औसत क्या कहलाता है दोस्तों, वही औसत होता है उसका मध्यमान। ठीक है, तो 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत हमें दिया गया है 95। तो ये 95 क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जो 5 क्रमागत संख्या है उनका मध्यमान ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बीच का वैल्यू हो जाएगा। मतलब हमें एक विषम संख्या मिल गया, इसके बाद हमें 4 विषम संख्या और निकालना है। मतलब इसके बाद कोई 2 विषम संख्या आएगा और इसके पहले कोई 2 विषम संख्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है दोस्तों, क्रमागत बोला है, मतलब लगातार। तो 95 के जस्ट बाद कौन सा संख्या आएगा विषम संख्या, तो ये आपका आ जाएगा 97, 97। और 97 के जस्ट बाद कौन सा विषम संख्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 99। ठीक उसी प्रकार 95 से पहले कौन सा विषम संख्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 93। ठीक है, 93। और 93 से जस्ट पहले कौन सा विषम संख्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 91। ये आपको मिल गया 5 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या 91, 93, 95, 97, 99। बस हमें इतना ही करना है, हमें और कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर अगर आपको सबसे छोटी संख्या पूछा हो तो हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 91। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा हो तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा दोस्तों 99। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, ये हमें निकालनी है। तो देखिए एक होता है आरोही क्रम, एक होता है दोस्तों अवरोही क्रम। आरोही क्रम, आ मतलब देखिए हम किसी को आ करके बुलाते हैं। अगर हम किसी को आ करके बुला रहे हैं, वो आपके पास आएगा तो आप जो है अकेले रहोगे, कोई आपके पास आता है तो आप जो है डबल हो जाओगे, मतलब एक जो है बढ़ जाओगे। तो आरोही मतलब क्या होता है दोस्तों, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम। चूंकि आरोही मतलब बढ़ते क्रम होगा तो अवरोही मतलब क्या होगा, घटते क्रम। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो अवरोही क्रम हमें बोला गया है मतलब घटते क्रम। अब घटते क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या को पहले लेंगे। ठीक है, चूंकि हमें घटते क्रम बोला है, अवरोही क्रम बोला है, तो हम सबसे बड़े संख्या को पहले लेंगे, फिर हम बड़े से छोटा 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 इस प्रकार से जाते जाएंगे। तो हमारा देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 99, उसके बाद 97, उसके बाद 95, उसके बाद 93। और ये अवरोही क्रम में चौथी संख्या बोला गया है, तो चौथी संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों 93। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। फिर ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सिर्फ और सिर्फ देख करके बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 क्रमागत सम संख्या अगर आपको दे दिया जाता तो यहाँ पर हम क्या करते दोस्तों, सम संख्या निकाल लेते। ठीक है, जैसे हमने विषम संख्या निकाला है उसी प्रकार से। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कई बच्चे इसको क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसको देखिए बनाते हैं ऑप्शन से। देखिए हर क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि ऑप्शन से बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से बनाओगे तो 6072 में पहले आप 6 जोड़ोगे, फिर ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया तो पहले आप 10 को जोड़ोगे। ठीक है, नहीं आया तो 12 को जोड़ोगे, इतना में हो गया आपका बेड़ा पार। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से नहीं बनाना। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है 6072, इसको हमें बनाना है दोस्तों पूर्ण वर्ग। तो इसको हम देखिए इसका पूर्ण वर्ग हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम बनाते हैं दोस्तों भाग विधि से। अब भाग विधि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, भाग विधि कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, इकाई साइड से पहले हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर देखिए 60 जो है किसके वर्ग के पास में आता है दोस्तों, तो ये 7 7 49 और 8 8 64, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 7 49। ये हो गया 7 7 49,
चूँकि इस साइड का हमारा काम क्या होता है, ये जितने बार में भाग जाता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये 7 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 14। अब ये 60 में से हम 49 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 1। अब ये हासिल गया, ये भी हो गया दोस्तों 1। अब ठीक वही प्रोसेस जैसे हम भाग में करते हैं, तो चूँकि हमने यहाँ पर पेयर बनाया हुआ था तो इसको हम पेयर के साथ नीचे लाते हैं। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 72 नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया, 1172। अब देखिए भाग विधि में क्या होता है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको भाग विधि आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड ही बना सकते हो। अब देखिए भाग विधि में हम क्या करते हैं, इस 14 के साथ हम ऐसा संख्या लिखेंगे जो ये जितना बनेगा, मान लीजिए इसके सामने मैं लिख देता हूँ 7, ठीक है, या फिर इसके सामने मैं लिख देता हूँ 8, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 148। तो इस 148 को हमें 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए इसके सामने मैं लिख देता हूँ 148, ये हो गया दोस्तों 148। इसको मैं कर दूंगा 8 से गुणा, तो 8 से गुणा करने पर ये कितना आ रहा है, देखिए 8 8 64 के 4, ये बच गया 6, ये हो गया 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 के 8, ये कितना बचे दोस्तों 3, 8 एकम 8 और ये 3 कितना हो गया दोस्तों 9, 8 और ये 3 11, तो ये कितना आ गया दोस्तों 1184। ठीक है, ये कितने बार में गया आपका, 8 बार में गया। हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, कितने किसका वर्गमूल है ये हमें निकालने के लिए नहीं पूछा है, कितने संख्या की और जरूरत होगी ये हमें पूछा गया है। ठीक है, हमें कितना न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें एक्चुअल वैल्यू क्या मिल रहा है दोस्तों, 1172। लेकिन ये पूर्ण वर्ग जो है कितना में आता, अगर ये 1172 ना हो करके 1182 होता, मतलब ये 1172 में हमें कितना जोड़ना जाए कि ये 1182 हो जाए। तो ये 1100 देखिए 72 में कितना जोड़ा जाए कि ये 82 हो जाए, तो ये कितना जोड़ने पर ये हमारा होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये 84 है। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 84। यहाँ पर ये 84 4 आया था, मैंने इसको गलती से 2 लिख दिया था। तो 1172 में हम कितना जोड़े कि ये 1184 आ जाए। तो यहाँ पर 1172 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूँ तो ये 1184 आ जाएगा। और ये अगर 1184 आ जाता तो ये हमारा पूरा का पूरा 148 बार से 148 गुणित 8 करने पर ये हमारा पूरा का पूरा कट जाता, मतलब ये पूरा का पूरा वर्गमूल हो जाता। बस यही कंसेप्ट हमें ऐसे क्वेश्चन पे बनाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसी में आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये जो भी संख्या दिया रहेगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेम यही करना है, हमें ये इसको भाग करके देना है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमें घटाई जाए करके अगर पूछा रहेगा तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया रहेगा वो इस वैल्यू से कम आया रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही घटा करके देखना है, जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन अब से आ गया तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इस मेथड से इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है दोस्तों, 2 के घात 50, 3 के घात 40, 4 के घात 30, 5 के घात 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, 2 के घात 50, तो इसको हम करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ऐसे 50 बार। ठीक, इसको भी हम वैसे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 40 बार इसको हम बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तक आंसर आएगा तब तक आपका 3 बार शिक्षक भर्ती हो जा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको अगर बनाने में लेंदी होता है, ठीक है, जो बनाने में काफ़ी लेंदी हो सकता है, काफ़ी टाइम लग सकता है, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन में कोई ना कोई शॉर्टकट ट्रिक होगा ही होगा। ठीक है, देखिए गर्मी के कारण गुब्बारे भी फूट रहे हैं। तो फिर चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिए दोस्तों, 2 के घात 50, ये हो गया 2 के घात 50। और यहाँ पर देखिए कितना दिया, 3 के घात 40। एक बार इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ये क्या हो गया 4 के घात 30 और ये क्या हो गया दोस्तों 5 के घात 20। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ अपना दिमाग लगाइए, अपना कंसेप्ट लगाइए, 2 के घात 50 है, इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए दोस्तों 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणित 10। इसमें क्या करना होता है, हमें घात को जो है समान करना होता है। ठीक है, या तो हम घात को समान करें या तो हम आधार को समान करें, क्योंकि ये घातांक के नियम वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है, या तो हम घातों को समान कर लें या तो हम इसके आधार को समान कर लें। तो यहाँ पर देखिए आधार जो है समान होने का कोई चांस तो हमें लग नहीं रहा है, तो इसके हम घात को ही समान कर लेते हैं। तो 2 के घात 50 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 के घात 50 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए दोस्तों 2 के घात 5 और ये पूरे के घात में हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर घातांक के कौन सा नियम लागू होगा, तो यहाँ पर दोस्तों होगा घातांक का
a का घात m और ये पूरे का घात n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a का घात m इंटू n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के घात 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घात 5 और ये पूरे के घात 10। अब यहाँ पर देखिए 3 के घात 40 है, इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से लिख सकते हैं 3 के घात 4 और ये पूरे के घात में दोस्तों 10। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देखिए ये जो है घात जो है समान रूप में आना चालू हो रहा है। ठीक उसी प्रकार 4 के घात 30 है, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 4 के घात 3 और ये पूरे के घात में कितना हो जाएगा दोस्तों 10, क्योंकि ये 10 दिया 30। ठीक उसी प्रकार 5 के घात 20 है, इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे में, तो हो जाएगा दोस्तों 5 के घात 2 और ये पूरे के घात में 10, 10 दूने 20। ठीक है, देखिए यहाँ पर से हमारा घातांक जो है ये घात जो है समान हमें समान रूप से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 के घात 5 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसको अगर मैं 5 बार गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 32। ठीक है, ये हो जाएगा 32 के घात 10। ठीक उसी प्रकार 3 के घात 4, 3 के घात 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये 27 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 81, 81 के घात 10। ठीक उसी प्रकार 4 के घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो जाएगा दोस्तों 64 के घात 10। ठीक उसी प्रकार 5 के घात 2 मतलब 5 पंचे 25, 25 के घात ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10। अब यहाँ पर देखिए सभी में घात जो है समान हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पास हमारा क्वेश्चन जो हो गया बिल्कुल आसान। हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं था कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आधार सबसे बड़ा होगा वही संख्या अभी हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आधार कौन सा सबसे बड़ा दोस्तों 81, तो मैं यहाँ पर 81 के घात अगर 10 करूँ तो ये हमारा सबसे बड़ा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा संख्या क्या निकल के आ गया दोस्तों 81 के घात 10। अब 81 के घात 10 ये हमारा किसको सॉल्व करने पर आया दोस्तों, ये हमारा आया 3 के घात 40 को सॉल्व करने पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 के घात में ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखिए इसको आप एलसीएम मेथड से भी बना सकते हो या फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करके भी बना सकते हो। यहीं पर अगर आपको देखिए ये तो हमारा निकल के आ गया सबसे बड़ी संख्या, अगर आपको सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाता तो हमें बस वही करना है, आधार में हम बड़े में भी हमको आधार देखना है और सबसे छोटी संख्या में भी हमको आधार को ही देखना है। जो आधार सबसे छोटा हो जाएगा वही हमारा सबसे छोटी संख्या निकल के आके आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या होगा यहाँ पर देखिए 25 के घात 10 वाला। 25 के घात 10 ये हमारा कौन सा आ जाएगा 5 के घात 20 वाला। ठीक है, तो 5 के घात 20 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और ये 3 के घात 40 वाला हमारा सबसे बड़ी संख्या निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो बिल्कुल आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया है 4 के घात 2.3 गुणित 2 के घात 2.3 गुणित 8 के घात 1.7 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए ये हमारा सिंपल सा नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कोई फार्मूला यूज नहीं होगा इसमें। हाँ, घातांक के नियम का 1-2 फार्मूला यूज होगा जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया, एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया है 4 टू द पावर 2.3, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 2.3 इंटू 8 टू द पावर 1.7, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 तरीका होता है, या तो हम घातों को समान कर लें या तो हम आधार को समान कर लें। तो यहाँ पर देखिए घात जो है समान होने का कोई चांस हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आधार हमारा समान हो सकता है। देखिए 4 है, इसको मैं 2 के रूप में लिख सकता हूँ, 8 है, इसको भी मैं 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो 4 को अगर मैं 2 के रूप में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घात 2, ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घात 2, और ये पूरे के घात में क्या हो जाएगा, पूरे के घात में दोस्तों 2.3 गुणा यहाँ पर ये 2 है, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी 2 के रूप में लिख रहे हैं। तो हो जाएगा दोस्तों 2 के घात 2.3 गुणित, अब 8 को भी अगर मैं 2 के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 के घात 3। अब यहाँ पर ये पूरे के घात में क्या हो जाएगा दोस्तों 1.7।
अब यहाँ पर देखिए घातांक का बिल्कुल छोटा छोटा नियम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये कौन सा नियम लागू हो रहा है दोस्तों, a का पावर m और ये पूरे का पावर n बराबर ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है a का पावर m इंटू एन। जस्ट अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में ही बताया हुआ है और यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a का पावर m पूरे का पावर n है, मतलब ये घात जो है आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब 2.3 गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 के घात ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 दूने 46, कितना हो गया 23 दूने 46, ये हो जाएगा 4.6 गुणा, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज। अब उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या बच गया, ये हमारा आ गया 2 और ये 17 गुणित 3। ठीक है, 17 गुणित 3, तो 17 तिया कितना हो जाता है दोस्तों, 17 तिया हो जाएगा 51। यहाँ पर एक संख्या बाद दशमलव, तो ये आ गया दोस्तों एक संख्या बाद दशमलव। अब यहाँ पर देखिए सभी का आधार समान हो गया। ठीक है, सभी का आधार समान हो जाएगा तो यहाँ पर घातांक का कौन सा नियम लागू होगा, ये हो जाएगा दोस्तों a का घात m गुणित a का घात n। आधार समान हो, घातें अलग हो और ये गुणा हो रही हो, तब के कंडीशन में ये क्या होता है दोस्तों, हम आधार को एक बार लिख देते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, ये होता है हमारा घातांक का नियम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार समान है, आधार को मैं एक बार लिख देता हूँ और घातों को मैं जोड़ देता हूँ, ये हो गया दोस्तों 4.6 धन 2.3 धन 5.1। इसको अगर मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 4.6 2.3 5.1। इसको अगर मैं जोड़ दूँ 6 3 9 10 के 0, ये हमारा 1 5 1 6 6 2 8 8 और 4 12 12.0। 12.0 को मैं और क्या लिख सकता हूँ कि हो जाएगा दोस्तों 2 के घात 12। ठीक है, 0.0 बाद में है, उसको हमें लगाने की जरूरत है नहीं। अब ये 2 के घात 12 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। लेकिन देखिए दोस्तों ऑप्शन में हमें क्या दिया है, 2 के घात 12 है जो है इसको हमें पूरा सॉल्व करके दिया गया है, तो जाहिर सी बात है 2 के घात में 12 है तो ये हमारा कोई छोटा वैल्यू तो आएगा नहीं, ये हमारा कोई छोटा वैल्यू आएगा नहीं, ये ऑब्वियसली हमारा बड़ा वैल्यू ही आएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे 12 बार कर सकते हो, 2 के घात 12 मतलब 2 का 12 बार गुणा, आप 2 का 12 बार गुणा करके देख सकते हो, आपका आंसर आएगा 4096। ठीक है, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो अपना भी तरीका यूज़ करते हैं और ऐसे डायरेक्ट आंसर ले आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए आज का हमारा इस क्लास में अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है, यह हमें पूछा गया है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस छोटा सा कंसेप्ट है इसमें दोस्तों। देखिए क्या दिया है, एक घनाकार बर्तन, मान लीजिए अगर इसको मैं 2D में ही बनाऊं, इसके एक साइड को ही, एक फेस को ही अगर देखूं तो ये हमारा घनाकार बर्तन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके एक साइड एक फेस को ही देख रहा हूं तब की कंडीशन में। अब देखिए इसमें हमें रखना है दोस्तों एक रॉड। ठीक है, ये हमारा घनाकार बर्तन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ये हमारा कोई घनाकार बर्तन है। अब यहाँ पर देखिए इसमें मुझे रखना है एक रॉड। अब उस रॉड को हम अधिकतम कितनी लंबाई तक रख सकते हैं, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए आपका घनाकार हो गया, घन के आकार में, घनाभ के आकार में, ठीक है, आपके आयत के आकार में। कभी भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया हो, या तो आपको बर्तन करके दिया जाए या फिर आपको कमरा करके दिया जाए, तो उसमें हम कितना लंबाई, अधिकतम लंबाई का रॉड रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। देखिए ये हमारा एक बर्तन है, इसमें हम रॉड जो है इस प्रकार से रख सकते हैं, रॉड को इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें देखिए आपका रॉड काफ़ी छोटा आएगा, इसके कंपैरिजन में इस प्रकार से अगर मैं रखता हूँ तो रॉड थोड़ा इससे बड़ा आएगा। लेकिन इससे भी बड़ा रॉड कैसे आएगा दोस्तों, अगर मैं इसके डायगोनल में, ठीक है, इसके विकर्ण में अगर मैं रॉड रखता हूँ तो वो जो है इन दोनों से ज़्यादा बड़ा हमारा आएगा। ठीक है, तो रॉड को कभी भी हम जो है इसके डायगोनल के बेस पर ही रखेंगे तो हम अधिकतम रॉड रख सकते हैं। मतलब ये डायगोनल पे हम रॉड को रख रहे हैं, तो ये डायगोनल पे हम रॉड को रख रहे हैं तो दोस्तों इसके विकर्ण में हम रॉड को रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घन का विकर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण। अब देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। घन का विकर्ण के बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल 3 इंटू भुजा, भुजा को हम मान लेते हैं a। अब यहाँ पर देखिए इसके साइड की लंबाई 4 मीटर है, यही तो हमें a की वैल्यू दिया गया है, यही तो इसका एक भुजा है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमें दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल 3
और ये ए का वैल्यू हमें कितना दिया गया दोस्तों 4। ठीक है, इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√3 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है और छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 घन फुट मिट्टी का माप 50 किलोग्राम है। यदि 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा तथा 3 फीट गहरा बगीचा को भरना हो तब मिट्टी की आवश्यकता कितनी होगी, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिट्टी की आवश्यकता कितनी होगी ये हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस घनाकार बगीचे का हमें निकालना होगा दोस्तों आयतन। अब इसके आयतन निकालने के लिए क्या होगा, तो घन का आयतन, बगीचे का आयतन क्या हो जाता है, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, घन का आयतन, अगर घन का आयतन निकालो तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, जो कि हमें दिया गया है। देखिए लेंथ आपका दिया है 5 फीट, 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, ये हो गया दोस्तों ब्रीथ, और ये 3 फीट गहरा, ये हो गया दोस्तों आपका हाइट। तो इसका अगर मैं आयतन निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा 5 गुणित 4 गुणित ये आ जाएगा दोस्तों 3, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 3 60, ये कितना आ गया दोस्तों घन फुट। ठीक है, ये हमारा आ गया घन फुट। अब यहाँ पर देखिए ये किसका आयतन निकल गया, जितने वॉल्यूम को हमें भरना है। ठीक है, उसका वैल्यू हमें मिल गया, 60 जो है घन फुट को हमें भरना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 घन फुट का, ठीक है, 1 घन फुट का वैल्यू हमें कितना दिया गया है दोस्तों 50 किलोग्राम। 1 घन फुट में मिट्टी का माप, एक घन फुट में कितना मिट्टी लग रहा है दोस्तों 50 किलोग्राम। चूँकि हमें 60 घन फुट को भरना हो तो कितना मिट्टी लग जाएगा, तो ये लग जाएगा दोस्तों 60 गुणित 50। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। 1 घन फुट मिट्टी को भरने का, हमें मिट्टी को भरना हो तो हमें कितना मिट्टी लगेगा, 50 किलोग्राम मिट्टी लगेगा। चूँकि हमें टोटल 7 घन फुट वॉल्यूम को भरना हो तब की कंडीशन में कितना लग जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60 गुणित 50। 60 गुणित 50 करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 और ये 2 0। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 3000 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 3000 किलोग्राम, मतलब 60 घन फीट को अगर हमें भरना हो तो 3000 किलोग्राम मिट्टी की आवश्यकता होगी, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हमारा आंसर। कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ऑप्शन को भी सरसरी तौर पर देखना है। अब यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, सभी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों क्विंटल 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 में, और ये हमें किस में मिला है, केजी में। तो यहाँ पर देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है, ये तो आपको पता ही है। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है। ठीक है, तो 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल, तो यहाँ पर ये 3000 किलोग्राम है, 3000 किलोग्राम है। तो इसको अगर मैं क्विंटल में बदलूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों बटे में 100। यहाँ से ये देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 30। ये क्या आ जाएगा दोस्तों क्विंटल में, जो कि हमें पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर आप डेली हमारे चैनल से मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 30 में 30 नंबर ला सकते हो। ठीक है, चाहे आपका पेडागोजी सेक्शन का हो या फिर आपका न्यूमेरिकल सेक्शन का हो। हमने मैथ्स को पूरा A to Z 0 लेवल से लेकर के मॉडरेट लेवल तक आपको तैयारी करा दिया गया है। तो अगर आप हमारे क्लास से डेली प्रॉपर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल 30 में 30 नंबर स्कोर कर सकते हो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखने से काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्या दिया है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। ठीक है, अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 घंटे की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों उसका एक्चुअल टाइम, देखिए इसको बनाने का ट्रिक क्या होता है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है,
ठीक है। अगर आप हमारा क्लास प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं हम इसका ट्रिक। देखिए ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया हमारा एक एक्चुअल टाइम, सिर्फ समझने के लिए देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वे विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुँचता है। मान लीजिए ये विद्यालय का समय है, अब वो इस गति से चल रहा है तो वो 6 मिनट बाद पहुँचता है, ठीक है। इस गति से चल रहे दोस्तों वो तो 6 मिनट जो है वो बाद पहुँचता है, 6 मिनट देरी से पहुँचता है। लेकिन अगले दिन वह अपनी चाल में 1 घंटे की वृद्धि करता है। अब देखिए उसको विद्यालय जाने में लेट हो गया तो उसने क्या किया, अपने चाल में 1 घंटे की वृद्धि कर दिया। तब की कंडीशन में वो विद्यालय 6 मिनट पहले ही पहुंच गया, ठीक है। तब की कंडीशन में वो क्या किया दोस्तों, विद्यालय जो है वो 6 मिनट पहले पहुंच गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल टाइम ड्यूरेशन का गैपिंग कितना आ रहा है, देखिए मतलब टोटल टाइम का गैप कितना आ रहा है। एक्चुअल टाइम क्या आ जाएगा, देखिए एक्चुअल टाइम 6 मिनट पहले पहुंच रहा है और ये 6 मिनट बाद आ रहा है, मतलब टोटल टाइम कितना कवर होगा दोस्तों, 6 मिनट पहले और ये 6 मिनट बाद। ये 6 और 6 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा एक्चुअल टाइम ये आ जाएगा 12 मिनट, ठीक है। यहाँ से लेकर के या यहाँ तक का कितना एक्चुअल टाइम आ जाएगा दोस्तों, 12 मिनट। अब यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या गया है, घर से विद्यालय की दूरी। तो यहाँ पर देखिए दूरी निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा S1 इंटू S2 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, मतलब S2 माइनस S1 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों एक्चुअल टाइम। और ये टाइम कौन सा टाइम होगा, जो हमारे टोटल डिफरेंस आया रहेगा यही टाइम को हम कर देते हैं दोस्तों गुणा। अब यहाँ पर ये S1 S2 क्या है, S1 हो जाएगा आपका एक चाल, S2 हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा चाल, ठीक है। S आपका होता है चाल। अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला पे रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए D का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, S1 का मान कितना है, देखिए 2.5। S1 का मान कितना है दोस्तों, 2.5 गुणा S2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए पहले वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हो, अगले दिन में वो अपने चाल में 1 घंटे की वृद्धि कर देता है। मतलब पहले उसका चाल 2.5 था, अगले दिन उसका चाल जो है 1 घंटे का वृद्धि हो गया। तो ये 2.5 से इसमें अगर मैं 1 घंटा बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमें डायरेक्ट रूप में क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बस इसको हमें घुमा फिरा करके दे दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस। तो 3.5 में अगर मैं 2.5 को घटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा दोस्तों ये 12। चूँकि यहाँ पर देखिए ये हमें दिया गया है 12 मिनट में, लेकिन इसमें जो चाल जो दिया गया है ये सारा चाल हमें किस में दिया गया दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमेशा हमें यूनिट को समान रखना है। तो ये 12 मिनट है, इसको अगर मैं घंटा में चेंज करूं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बटे में 60। बस इतना ही कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, फिर ऐसे क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2.5 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/10 गुणा 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 35/10 गुणा उसके बाद क्या बच गया दोस्तों, 12/60। अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, ये हो जाएगा दोस्तों 12 पंचे 60। अब यहाँ पर ये देखिए फिर से 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर से ये 5 एकम 5, 5 दूने 10, नीचे में 2 बचा, ये भी 5 दूने 10, 5 सत्ते 35। अब ऊपर में क्या बचा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर में देखिए हमारा क्या बचा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 7 बचा, नीचे में क्या बचा, 2 दूने 4, तो 7/4 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं ये हमारा क्या निकल के आया था, ये हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों डिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला डिस्टेंस का है, तो डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 7/4 किलोमीटर। चूँकि ये हमें पॉइंट में दिया गया है तो इसको हम भाग करेंगे, 7 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 1.75 किलोमीटर, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमें दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछ दे तो हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। देखिए क्या दिया है, 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल से ही बनेगा।
देखिए 10,000 रुपये का मतलब ये हमें मूलधन जिसको हम बोलते हैं पी, प्रिंसिपल, पी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया दोस्तों 10,000। उसके बाद 20% की दर, दर मतलब ये क्या होता है दोस्तों, रेट, ठीक है। तो ये हमें कितना दिया गया है, 20%। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 73 दिन का, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, 73 दिन। अब ये हमें देखिए चूंकि 73 दिन दिया गया है तो एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, अगर हमें जो है समय दिन में दिया हो तो उसको हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम वर्ष में बदलने के लिए हम कर देते हैं 365 से भाग। अगर यही आपको माह में दिया होता तो उसको हम वर्ष में बदलने के लिए हम भाग कर देते हैं 12 से, ठीक है, क्योंकि 12 माह का एक वर्ष होता है। तो यहाँ पर हमें देखिए चूंकि हमें दिन में दिया गया है तो 365 दिन का एक वर्ष होता है, इसीलिए हम इसको 365 से भाग करेंगे। तो इसको हम भाग करते तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये एक बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों 5 बार में, मतलब 1/5। और ये किस में आ गया दोस्तों, अब ये आ गया वर्ष में, ठीक है। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है। इसके बाद हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है दोस्तों आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में, ये हो जाएगा दोस्तों 100। और मूलधन क्या है यहाँ पर, देखिए मूलधन है दोस्तों आपका 10,000 गुणित दर क्या है दोस्तों आपका 20 गुणित समय। अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अब हमें इस समय को नहीं लेना है, हमारा नया समय किस में निकल के आ गया, 1/5। ये हो गया दोस्तों 1/5। और ये पूरे का बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे का बटा हो गया ये हमारा 100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ऊपर में हमारा क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 100 गुणित 4, ऊपर में क्या बच गया 100 गुणित 4, 100 गुणित 4 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा 400। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 400 रुपये। और यही हमें पूछा गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि आपको जो है छात्रावास अधीक्षक और शिक्षक भर्ती दोनों का मैथ्स का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है, बस आपको थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती जो अभी आगामी में आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी फिलहाल हमारा फोकस छात्रावास अधीक्षक के लिए होगा, उसके बाद हम शिक्षक भर्ती की भी अलग से क्लास लाएंगे। लेकिन अभी जो भी स्टूडेंट अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो वो भी इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल आप ध्यान से बनाइएगा। तो फिर चलिए हम कुछ और प्रश्नों को हल कर लेते हैं, कुछ और प्रश्नों का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए ए की आय है, अगर वो उसकी आय बी की आय से 40% कम है तो जाहिर सी बात है कि बी की आय जो है ए की आय से अधिक होगा। और कितना प्रतिशत अधिक होगा ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन में आपने अक्सर देखा होगा कि ये कितना प्रतिशत अधिक या फिर कितना प्रतिशत कम करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मतलब प्रतिशत में अधिक या फिर प्रतिशत में कमी करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसका हम तरीका समझ लेते हैं, इसका हम ट्रिक समझ लेते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मैथ्स का न्यूमेरिकल क्लास, मैथ्स का पेडागोजी क्लास और हमने पूरा साइंस क्लास को पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट करा दिया है, नए नए ट्रिक के माध्यम से, नए नए कंसेप्ट के माध्यम से। तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाए 30 में 30 नंबर का। अब देखिए हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब प्रतिशत में अधिकता, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, एक ही फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है दोस्तों, जब आपको दर दिया गया हो, ठीक है, ये जो 40% हमें दिया गया है ये क्या है दोस्तों, आपका दर, रेट, ठीक है, यह है आपका दर। तो जब हमें दर दिया हो और प्रतिशत में अधिकता हो या फिर प्रतिशत में कमी हो, ये निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये होता है दोस्तों R/100 - R, ठीक है। चूँकि हमें चाहिए दोस्तों प्रतिशत में तो इसीलिए इसमें हमें करना पड़ेगा गुणा में 100, ठीक है, इसीलिए इसमें हमने कर दिया दोस्तों गुणा में 100। यहाँ पर देखिए ये क्या निकल रहा है दोस्तों, हमारा प्रतिशत अधिक,
इसी यहीं पर अगर प्रतिशत में अगर कमी पूछता तब के कंडीशन में बस हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ये जो साइन है वही चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये जो साइन है, जैसे कि यहाँ पर माइनस है, तो प्रतिशत में अगर अधिक हमें पूछेगा तो ये माइनस रहेगा, प्रतिशत में अगर कमी पूछेगा तो ये हमारा प्लस रहेगा। बस इतना ही कंसेप्ट है इस प्रकार के इक्वेशन को बनाने का। तो देखिए हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पे रखते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, ये हमें दिया गया है 40 अपॉन में देखिए 100 माइनस आर, मतलब 100 माइनस 40 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा 100। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला, यह तरीका पता हो तो। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस हमें सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको समझाने के लिए मैं इसको आराम से सॉल्व करूंगा ताकि सभी मेरे भाई मेरे बहन जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इसको पूरा आराम से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे कट जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे कटेगा तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 4, 2 3 6। ठीक उसी प्रकार ये और हमारा आगे कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो इसको हम कर देते हैं गुणा। देखिए 2 गुणी 100 मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 200, 200 बटे 3। अब यहाँ पर 200 को अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 16 सही 2 बटे 3। ठीक है, 16 सही 2 बटे 3, और ये किस में आ जाएगा, प्रतिशत में, और यही चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए कई बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 200 बटे 3 को हम 16 सही 2 बटे 3 कैसे लिखें, तो इसको भी आइए हम देखिए बना करके देख लेते हैं। 200 भागित 3, ठीक है 200 भागित 3, तो ये कितने बार में जाएगा, देखिए कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3 छक्के 18, कितना बचा 2 बचा, 0 नीचे आ गया, फिर से 3 छक्के कितना बचा दोस्तों, यह बच गया 18, यहाँ पर ये कितना बचा 2। मतलब इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 66 सही 2 बटे 3। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 200 बटे 3 को हम 66 सही 2 बटे 3, माफ कीजिएगा यहाँ पर मैं इसको 16 लिख दिया, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए किस साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है। देखिए आज के इस सेशन में हमने मिक्स टाइप की क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, सभी टॉपिक से आपका क्वेश्चन कवर होगा, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसी प्रकार से इसी पैटर्न में आपको एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि जो है वो 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए इसका आपने कई सारा कंसेप्ट, कई सारा फॉर्मूला आपने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, इसमें देखिए क्या दिया कि कोई धनराशि क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ दोस्तों वह धनराशि है, मान लीजिए 100 रुपये, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इसीलिए उस धनराशि को हम मान लेते हैं दोस्तों 100%, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो 100 रुपये की धनराशि है वो 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, समय कितना दिया गया है दोस्तों, समय दिया गया है 15 वर्ष, समय हमें दिया गया है 15 वर्ष। ये 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, मतलब पहले वो 100 रुपये था, 15 वर्ष बाद वो 4 गुना हो जाएगा, मतलब 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 400। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट आपको समझना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 100 रुपये है ये तो हमारा मूलधन है, ये जो 100 रुपये है ये हमारा मूलधन है। उसके बाद ये 15 साल बाद ये 100 रुपये से बढ़ करके 400 रुपये हो गया। अब मान लीजिए मैं इस 400 से इस 100 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 300, और ये 300 रुपये क्या है, ये है हमारा ब्याज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वह धनराशि 100 रुपये था, 15 वर्ष में इस 100 रुपये में 300 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज बढ़कर वह राशि जो है 400 रुपये हो गया। मतलब ये 300 क्या है दोस्तों, यह है हमारा ब्याज, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय मिल गया,
अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, दर पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, ब्याज बराबर आपका क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, देखिए उस फॉर्मूला को मैं लिख देता हूँ। ब्याज जिसको बोला जाता है दोस्तों एसआई मूल, तो एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए ब्याज भी आपको दिया गया है, मूलधन भी आपको दिया गया है, समय भी आपको दिया गया है, तो आप आसानी से बिल्कुल यहाँ पर दर निकाल सकते हो। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट इसमें हमें जानना है। अब यहाँ से देखिए आप चाहो तो इसको फॉर्मूला लगाकर भी बना सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्याज हमें प्राप्त होता है, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ 300। जो ब्याज प्राप्त होता है उसको हम अगर समय से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस 300 को मैं अगर 15 से भाग कर दूं तो देखिए कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा 15 एकम 15, ये हो जाएगा 15 दूने 30। ये कितने बार में गया, ये गया दोस्तों हमारा 20 बार में। ठीक है, और यही 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो इस प्रकार से फॉर्मूला से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक माध्यम से भी बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा 20% हो जाएगा। इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल नए नए ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी सहपाठी हैं, सभी को हमारा वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए उस ट्रिक को समझाने के लिए आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसी प्रकार से देखिए क्या दिया है, कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए कोई धनराशि बोला है, तो उस धनराशि को हम मान लेते हैं दोस्तों 100। ठीक है, वह धनराशि मान लीजिए 100%, 100% होगा, तो उसको हम मान लेते हैं 100। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में वो जो है 100 से 2 गुना बढ़ के कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 200। 5 वर्ष में वो 100 से बढ़ करके 200 हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये 200 से अगर 100 को अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 200 में से अगर मैं 100 को अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 100। और ये 100 क्या होता है दोस्तों, ये हमारा आ जाता है ब्याज। मतलब कोई भी धनराशि पहले 100 रुपये था, 5 वर्ष बाद उसमें ब्याज के तौर पे 100 रुपये और बढ़ गया, तो उसको कितना मिला दोस्तों, उसको मिला टोटल 200 रुपये। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है कि कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगी वही धनराशि। ठीक है, जो धनराशि हमने पहले लिया था वही धनराशि अगर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है। यहाँ पर देखिए धनराशि क्या है, आपका धनराशि है 100। अब यहाँ पर देखिए हमें समय नहीं पता, समय हमें निकालना है, कितने वर्ष में वो 25 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 25 गुना, मतलब ये 25 गुना हुआ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2500। 25 गुना होने पर ये कितना हो जाएगा, 2500। अब इस 2500 से अगर मैं 100 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा दोस्तों हमारा 2400। ठीक है, तो 2400 ब्याज बनने पर कितना समय लगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए एक बार और समझिए, कोई धनराशि अगर 100 रुपये था तो उसको 100 रुपये ब्याज बनने पर 5 वर्ष लगा, और 5 वर्ष में 100 रुपये ब्याज बन करके वह धनराशि दोगुना हो गया, 200 रुपये हो गया। वही धनराशि कितने साल में ये 2500 रुपये बनेगा, मतलब 25 गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2400 रुपये ये ब्याज बन रहा है और ये 25 गुना हो रहा है। अब कितने समय में हो रहा है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये बनने में कितना समय लग गया दोस्तों, उसको 5 वर्ष। ठीक है, 100 रुपये बनने में इसको लग गया 5 वर्ष। तो ये 24 का देखिए 24 गुणित अगर मैं 5 कर देता हूँ तो 24 गुणित 5 करने पर कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 120। और यही 120 हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 120 वर्ष। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। बस आप इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 120 वर्ष। देखिए दोस्तों, आज का जितना भी क्वेश्चन है इसको मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक माध्यम से
आपको समझा रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चन को, इसी प्रकार के क्वेश्चन का अगर आपको टाइप को अगर सॉल्व करना है तो हमने इसको पूरा चैप्टर वाइज जो है इसको आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करके बताया हुआ है और शॉर्ट ट्रिक मेथड दोनों से भी आपको सॉल्व करके बताया हुआ है वीडियो में, एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से। तो आप वहां से जाकर भी कहीं भी देख सकते हैं। अगर आपको पूरा जीरो लेवल से मैथ्स सीखना है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया है, ए बी तथा सी का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है और तीनों का योग 14,400 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अनुपात और समानुपात में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए और आपको अगर पूछा जाए कि बी का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा या फिर सी का हिस्सा क्या होगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट आप याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, हमारा तीनों का अनुपात हमें कितना दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तीनों का अनुपात दिया गया हमें 3:4:5। ठीक है, तीनों का अनुपात हमें दिया गया है 3:4:5। अगर मैं इन अनुपातों का योग करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 3 7 7 और 5 12। इन तीनों अनुपातों का अगर मैं योग करूं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल करके आ जाएगा 12। अब देखिए, इन तीनों का योग, ये जो हमें अनुपात के रूप में दिया गया है, तीनों का योग करने पर कितना आ रहा है, तो यह आ रहा है हमारा 14,400। ये आ रहा है दोस्तों हमारा 14,400 और इन तीनों अनुपातों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, 12। तो मैं इस 14,400 से अगर मैं इस 12 को भाग कर दूं, ठीक है, मतलब मैं इस 12 से 14,400 को अगर मैं भाग कर दूं तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए, ये 12 कम 12 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 12 बार में, और यहाँ पास ये डबल जीरो, मतलब इसको 14,400 को अगर मैं 12 से भाग करता हूं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1200। अब यहाँ पर देखिए, जिसका भी हिस्सा पूछा रहेगा, यहाँ पर किसका हिस्सा पूछा है दोस्तों, बी का हिस्सा। तो जिसका भी हिस्सा पूछा रहेगा और हमारे ये भाग करने पर जितना भी वैल्यू आया है, तो उस हिस्से को, जो हिस्सा पूछा गया है, उस हिस्से को ला करके इस वैल्यू से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये हमारा वो हिस्सा निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर किसका हिस्सा पूछा है दोस्तों, बी का हिस्सा हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, बी का अनुपात कौन सा है, 3:4:5। तो बी का अनुपात कौन सा है दोस्तों, बी का अनुपात है आपका 4। तो ये हो जाएगा 4 गुणा, और भाग करने पर कितना है दोस्तों, ये हमारा आ गया 1200। तो यहाँ पर देखिए 1200 गुणित 4 करने पर क्या आ जाएगा, 12 चौक 48। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 12 चौक 4800, मतलब बी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4800। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए यहीं पर अगर आपको पूछा जाता कि ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, वैसे तो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप पूछ दिया जाता तब के कंडीशन में, तो देखिए ए का अनुपात क्या है 3, तो हम कर देंगे 3 गुणा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1200। 3 गुणा 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 3600। तो बी का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 4800, ए का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 3600। ठीक इसी प्रकार आप सी का भी हिस्सा निकाल सकते हो, 5 गुणित 1200। तो 1200 गुणित 5 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 पंच 60, मतलब 6000 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी हिस्सा पूछा रहेगा वो आप बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बार वाला क्वेश्चन से आपको कई बार शिक्षक भर्ती में, आपका हॉस्टल वार्डन में बार वाला क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अब कई बच्चे देखिए क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है हमसे बन जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पर बच्चे जो है सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके पास देखिए टाइम कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही ना हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खास करके मैथ्स वाला सब्जेक्ट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 0.2 के ऊपर में बार, 0.5 के ऊपर में बार, धन 0.7 के ऊपर में बार, धन 0.8 के ऊपर में बार, इन सभी का योग क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, बार क्या होता है, बार का मतलब, बार से आप समझ जाइए, बार
जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, बार बार आना। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.8 दिया गया है, ये दिया गया, मान लीजिए सॉरी, ये हो जाएगा 0.8 और इस 8 के ऊपर में बार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.888, ये इस प्रकार से होता रहेगा। ठीक है, देखिए बार से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पूरा डिटेल में बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। इस बार से रिलेटेड आपका कई सारा क्वेश्चन बनता है, 3-4 टाइप का आपको क्वेश्चन बनता है, और ये 3-4 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती और सीजी टेट में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जा करके देखिए, उसमें मैंने आपको सभी टाइप को बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। तो देखिए हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया है, 0.2 के ऊपर में बार। तो देखिए दोस्तों 2 के ऊपर में बार दिया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जितना हमें संख्या दिया रहता है उसको हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2, तो 0 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 सामने में है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 2, और जितने संख्या के ऊपर बार रहता है हम उतने बार क्या कर देते हैं, अपॉन में 9। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों 0.2 के ऊपर है बार, तो ये क्या हो जाएगा 2/9। धन, तो धन है तो धन, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं साइन को। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। 0.5 के ऊपर है बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/9। तो ये धन है तो फिर से धन। 0.7 और 7 के ऊपर है बार है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 7/9। ये तो आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद धन 0.8 के ऊपर है बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 8/9। ठीक है, ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से भिन्न के रूप में हमें मिल गया, तो इन भिन्नों को हमें जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए इन सभी को अगर मैं एक साथ जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी का एलसीएम क्या मिल जाएगा मुझे, इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 9, क्योंकि 9 सभी में समान दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 धन 5 धन 7 धन 8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22, और ये 22/9। ठीक है, अब 22/9 तो हमारा हो जाएगा आंसर, लेकिन देखिए हमें ऑप्शन में बार के रूप में भी दिया गया है। तो 22/9 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए 22/9 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 22/9। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूने 18। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 दूने 18। अब यहाँ पर 22 से अगर मैं 18 को माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा दोस्तों, ये बच जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं दशमलव लगा दूँ तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ये फिर से कितना बचेगा, 4। दशमलव लगा है, फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 9 चौक 36। ठीक है, मतलब ये 36 से हमारा 4 बचते जाएगा, मतलब ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 2.444। ये इस प्रकार से रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाता है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं शॉर्टकट तरीके से 2.4 और ये 4 के ऊपर में बार। जो भी संख्या रिपीट होते रहता है उसके ऊपर में हम लिख देते हैं बार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2.4 और ये 4 के ऊपर में बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से बार वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए क्या दिया है, 0.09 और ये 0.9 के ऊपर है बार, गुणा 7.3 और ये 3 के ऊपर है बार का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बार बार बोलूंगा, तो ये बार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपका 3 से लेके 4 टाइप ही बनता है। ठीक है, और ये 3 से लेके 4 टाइप बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल आसान से बनते हैं। इन सभी में एक ही कंसेप्ट लगता है। तो आप उस बार वाले वीडियो को जा करके जरूर देखिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए 0.09 और ये 0.9 के ऊपर है बार है, इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए 009, मतलब ये हो जाएगा 9। ठीक है, सामने में 00, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए 2 संख्या के ऊपर है बार है। ठीक है, जितने संख्या के ऊपर है बार रहता है उतने बार हम कर देते हैं दोस्तों नीचे में 9। तो ये हो जाएगा 9/99। उसके बाद गुणा है तो गुणा, उसके बाद देखिए
तीन के ऊपर है 12 है, तो दशमलव के पहले वाले संख्या को हम एज इट इज लिख देते हैं। 7 को मैंने एज इट इज लिख दिया और 3 के ऊपर है 12, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको मैं लिखूंगा 3 और एक संख्या के ऊपर है 12 है, तो ये हो जाएगा 3/9। बस हमें इतना ही करना होता है। इसके बाद ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए, इसको एक स्टेप में और सॉल्व करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 9/99 गुणा, यहाँ पर देखिए 9 सत्ते 63, 63 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 66, तो ये हो जाएगा 66/9। यहाँ पर देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये 11×99, 11 छक्के 66 और कटेगा आपका, यहाँ से देखिए 2 तिया 6, माफ कीजिएगा ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और ये 3 तिया 9। तो लास्ट में हमारा देखिए ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा दोस्तों 2 और नीचे में क्या बचा, नीचे में बच गया हमारा 3। और 2/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 0.666, ये होते जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको भाग करके देख सकते हो। तो 0.66 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 0.6 और ये 6 के ऊपर है 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है, देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 3:2 है और उनका गुणनफल 486 है, तो उसका योग क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू संख्याओं का एलसीएम गुणित संख्याओं का एचसीएफ। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्या दिया है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमें क्या दिया गया दोस्तों, 3:2। ठीक है, ये हमें दिया गया 3:2। अब यहाँ पर देखिए चूंकि ये अनुपात के रूप में हमें दिया गया है, जैसे कि देखिए कोई भी दो संख्या है और ये आपस में अनुपात के रूप में हो, ठीक है, तो ये संख्या अगर देखिए अगर समान हो तो ये आपस में कट जाएंगे। अगर मैं समान मात्रा इसमें भी बढ़ा दूं, समान मात्रा इसमें भी बढ़ा दूं, तो ये जो है आपस में कट जाएंगे। मतलब दोनों में अगर मैं समान मात्रा बढ़ाता हूं तो मतलब दोनों में जो है टोटल कितना बढ़ेगा, तो उसको हम एज इट इज मान सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर मैं 5 का गुणा करता हूं और इसमें भी अगर मैं 5 का गुणा करता हूं तो ये 5 और 5 जो है कैंसिल होके एज इट इज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दो संख्या हमें पूछा गया है, ठीक है, दो संख्या में पूछा गया है, लेकिन उसका हमें अनुपात दिया गया है। संख्या हमें नहीं दिया गया है, उन संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है। तो वह दो संख्या हम मान लेते हैं दोस्तों, एक संख्या हम मान लेते हैं 3x और दूसरा संख्या हम मान लेते हैं 2x, और ये हो गया दोस्तों इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के एलसीएम और इसके एचसीएफ का अनुपात। ये हो गया हमारा 3x और ये हो गया हमारा 2x। मतलब ये हम x के रूप में मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इनका गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए इनका गुणनफल अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 और ये x⁻2। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6x⁻2। ठीक है, और इनका गुणनफल कितना दिया गया है, ये दिया गया है 486। ये हमें दिया गया दोस्तों 486। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 486/6। यहाँ पर ये इसको अगर मैं कटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 कम 6, 6 8 48 और ये 6 कम 6, मतलब x⁻2 बराबर ये कितना आ गया दोस्तों, 81। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 81। और 81 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है 9 का वर्ग। मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 9। यहाँ से देखिए हमें मिला दोस्तों x का मान। अब हमें क्या पूछा गया है, उनका योग, उन संख्याओं का योग। चूंकि वह संख्या हमने माना है, एक संख्या 3x, दूसरा संख्या 2x, तो इनका योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x धन 2x, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 3 और 2 5x। ठीक है, इनका योग क्या हो जाएगा दोस्तों 5x, और हमें x की वैल्यू मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणित x मतलब 5 गुणित 9, x का वैल्यू हम रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणित 9, 5 गुणित 9 और 5 9 कितना होता है दोस्तों 45, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस यहाँ पर आपको योग करके और ये गुणनफल करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे ये 45। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा, बिल्कुल आसान से बनेंगे हर एक क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए ये हमारा आ गया प्रतिशत वाले क्वेश्चन से। 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा कंसेप्ट इसको बनाने का है। देखिए क्या बोला दोस्तों, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, इसको आप समझिए। 50 का कितना प्रतिशत, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब मैंने आपको प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें भी मैंने इसका ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो देखिए जिसके साथ दोस्तों का लगा रहता है वो आ जाता है नीचे में। तो किसके साथ का लगा है, 50 के साथ का लगा है, तो ये 50 आ जाएगा दोस्तों नीचे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रतिशत हमें दिया रहता है वो आ जाता है दोस्तों ऊपर में। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऊपर में। तो ये हो गया 40/50। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे इसको 50/40 कर लेते हैं, कई बच्चे जो है 40/50 ही कर लेते हैं, कई बच्चे इसको जोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी ये 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, 100 का कितना प्रतिशत 20 होगा, 85 का कितना प्रतिशत 75 होगा, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो जिसके साथ भी का लगा रहेगा वो आ जाएगा दोस्तों नीचे में, और जो प्रतिशत हमें दिया रहेगा वो आ जाएगा ऊपर में। चूंकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो इसमें मैं कर दूंगा दोस्तों 100 का गुणा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 50 एकम 50 और ये 50 दूने 100, तो 40 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 दूने ये हो जाएगा 80%। तो 50 का 80% जो है वो 40 हो जाएगा। हमारा आंसर देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इसी प्रकार से बनाइएगा, कभी भी आपको ये प्रतिशत का अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दिया गया है। मान लीजिए इसका भुजा को हम मान लेते हैं ए बराबर हमें दिया गया है दोस्तों 10, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ये होता है वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। ठीक है, तो भुजा हमने क्या मान लिया है ए, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए का वर्ग। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा का घात 2। ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बिल्कुल इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हमें ए का वैल्यू दिया गया है, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखते हैं और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल 3/4 गुणा 1/2, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 10 के घात 2। तो 10 के घात 2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणित 10। यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं कटा देता हूँ तो ये कितना बार में जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंछे 10, ये 2 एकम 2, 2 पंछे 10, तो 5 पंछे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 पंछे 25, ये हो जाएगा 25 और ये वर्गमूल 3। इसको हमें इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वर्गमूल 3 का मान क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आपको इसी प्रकार से आंसर दिया गया है। ये क्या हो जाएगा 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 2:4:6:8 है, तो सबसे छोटी कोण ज्ञात कीजिए। ये हमें पूछा गया। ठीक है, सबसे छोटी कोण हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों अनुपात समानुपात का वही कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। सेम कंसेप्ट हमें लगाना है। वैसे तो आपका अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है हमारे अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर से में। तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। अगर आपको अनुपात और समानुपात नहीं आता तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपसे वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात ये हमें दिया गया है। अब देखिए चतुर्भुज के कंडीशन में हमारा क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, ये तो हमें पता ही है। चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, तो इसके चारों कोणों का योग होता है दोस्तों 360 अंश। अब यहाँ पर देखिए इनका अनुपात क्या दिया गया है, तो इसका अनुपात दिया गया दोस्तों 2:4:6:8 ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सेम कंसेप्ट हमें लगाना है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था।
इन सभी का मैं कर देता हूँ दोस्तों योग। ठीक है, तो इन सभी को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 तो 10, 10 से 16 और 16 और ये 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 20। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में योग आपको पहले से दिया गया था, लेकिन इसमें आपको योग नहीं दिया गया है। योग हमने निकाला दोस्तों हमारे कंसेप्ट के बेस पे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो इस 360 को अगर मैं 20 से भाग कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 18। ये हमारा निकल करके आएगा दोस्तों 18। अब देखिए जितनी बार भाग जाएगी उसको हम जो चीज पूछा रहेगा उसी से कर देंगे गुणा। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी कोण ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी कोण हमें पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी कोण सबसे छोटी होगी कि कौन सी कोण सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 2 अनुपात, 4 अनुपात, 6 अनुपात और ये 8 अनुपात में हमें दिया गया है। सभी का अनुपात जो है अलग अलग है, तो हम सबसे छोटी कोण निकाल सकते हैं और सबसे बड़ी कोण निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी कोण का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2, और यही हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणित 18। तो 2 गुणित 18 करने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 36 अंश। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। यहीं पर दोस्तों अगर आपको पूछा गया होता कि सबसे बड़ी कोण क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, हम कर देते हैं 8 से गुणा, मतलब 8 गुणित 18, और जो आंसर हमारा निकल करके आता वो हो जाता हमारा सबसे बड़ा कोण। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 अनुपात और समानुपात से रिलेटेड प्रश्न। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया गया है, यदि 4 सम संख्याओं का योग 484 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन देखने से आपको बिल्कुल छोटा सा लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बस वो बोलने का बड़ा है, वैसे उसमें कुछ रखा नहीं है। देखिए दोस्तों इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको औसत वाले चैप्टर है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। देखिए क्या दिया है आपको, 4 सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो या फिर आपको क्रमागत संख्या, कुछ भी पूछा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उसका औसत अगर हमें दिया गया हो तो औसत क्या हो जाता है दोस्तों, उसका मध्यमान। ठीक है, औसत क्या हो जाता है, उसका मध्यमान, मतलब उसके बीच का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 484। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, उसका जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो ट्रिक आपका कहाँ पर लागू होगा दोस्तों, अगर आपको दिया रहेगा औसत। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है इन संख्याओं का योग। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग हमें दिया गया है 484। तो इस 484 को जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है, ठीक है, जो भी टोटल जो भी हमारे पास संख्या है उससे हम कर देंगे दोस्तों भाग। तो 484 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब कितने बार में गया दोस्तों, 121 बार में गया। ये 121 क्या हो जाएगा, इन 4 संख्याओं का औसत। और ये इन संख्याओं का औसत, ये औसत ही क्या हो जाता है दोस्तों, इसका मध्यमान। ठीक है, मतलब इसके बीच का वैल्यू। तो ये अगर बीच का वैल्यू है दोस्तों तो इसके आगे कोई 2 संख्या आएगा और इसके पहले कोई 2 संख्या आएगा। अब इस संख्या को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए क्या पूछा है, 4 सम संख्या और ये हमारा विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या जो है औसत हो सकता है, विषम संख्या जो है मध्यमान हो सकता है सम संख्याओं का। तो यहाँ पर देखिए 4 सम संख्या कौन कौन सा आएगा, 121 के अगर मैं बाद देखूँ तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 121 के बाद में क्या आ जाएगा, 122, ये हमारा आ जाएगा 122। 122 के बाद में क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा दोस्तों सम संख्या 124। ठीक इसी प्रकार 121 से पहले सम संख्या क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 120, और 120 से पहले सम संख्या क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 118। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 सम संख्या हमें पूछा गया था, ये पहला सम संख्या है, ये आपका दूसरा सम संख्या है, ये आपका तीसरा सम संख्या है, और ये आपका है आपका दोस्तों चौथा सम संख्या है। ठीक है, और इन चारों सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आ जाएगा, 121। लेकिन हमें इसमें 4 सम संख्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, यह हमारा 118। ठीक इसी प्रकार अगर हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया होता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 124।
ठीक है, कोई से भी अगर हमें पूछ दिया जाए। इसी में देखिए कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने पर या फिर अवरोही क्रम में सजाने पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी या फिर पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 118। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बस आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते चलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, देखिए क्या दिया है। ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं और तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यह हमें पूछा गया है। देखिए इस प्रकार से के क्वेश्चन को देख करके घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आसान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर ए और बी दोनों मिल गए तो किसी काम को ये 16 दिन में कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बी और सी अगर मिल गए तो उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। बी और सी अगर मिल गए तो उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार तीनों अगर मिल गए तो उस काम को 12 ही दिन में कर लेते हैं। मतलब ए और बी और ये सी तीनों अगर मिल गए तो उसी काम को दोस्तों 12 दिन में कर लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इन तीनों का हम निकाल लेते हैं दोस्तों कॉमन ऐसा नंबर जो इन तीनों के काम को सेटिस्फाइड करे। मतलब यहाँ पर हम इन तीनों का निकालेंगे दोस्तों एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए 16, 24 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 12 जो है ये 12 के पहाड़ा में 24 आता है, तो 24 का मैं अगर पहाड़ा पढ़ते हो तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 दूने 48। चूँकि हमारा 16 या 48 होता है तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 48। ठीक है, और ये 48 मैं कैसे लाया सिर्फ और सिर्फ देख करके, तो इसका भी वीडियो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मैंने ट्रिक बता दिया है। तो इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जा करके जरूर देखिए। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का कॉमन नंबर हमें मिल गया दोस्तों 48। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, तो जो टोटल काम है तो उसके इस टोटल काम से इसके कैपेसिटी को अगर मैं भाग कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 तिया 48। मतलब ए और बी जो है एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों 2 काम, क्योंकि ये हो जाएगा 24 दूने 48 अगर मैं भाग करता हूँ तो। ठीक इसी प्रकार तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 48 से मैं अगर मैं 12 को भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 चौक 48। ये निकल गया इन तीनों को कंडीशन में एक एक दिन का काम। अब ये तो हमारा हो गया दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा बेसिक। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये हम निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये ए और सी अगर मिल गए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब ए और सी का हमें वैल्यू निकालना है। तो ए और सी का हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम यही से ए और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों ये दिया है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू हमें कितना दिया गया, देखिए ए प्लस बी का वैल्यू हमें दिया गया है 3। ठीक है, तो इन तीनों के वैल्यू से ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू से अगर मैं ए प्लस बी के वैल्यू को मैं अगर माइनस कर देता हूँ, मतलब 4 में से अगर मैं 3 को घटा देता हूँ तो ये हमारा सी का कैपेसिटी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू हमें दिया गया है 4। अगर इन तीनों के वैल्यू से अगर मैं ए प्लस बी के वैल्यू को अगर मैं घटा दूं तो सिर्फ और सिर्फ सी का वैल्यू बचेगा। सी का वैल्यू कितना बचेगा दोस्तों, तो सी का वैल्यू बचेगा, देखिए तीनों का वैल्यू कितना है 4। इस 4 से मैं ए प्लस बी के वैल्यू को अगर मैं घटा दूँ तो हो जाएगा 4 माइनस 3, तो सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू करके बोल रहा हूँ, ये वैल्यू नहीं है, ये है दोस्तों सी का काम। ठीक है, तो यहाँ पर सी का कितना काम मिल गया, सी का जो है 1 काम मिल गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं ए का भी निकाल सकता हूँ, देखिए बी प्लस सी का हमें दिया गया है, बी प्लस सी का कितना दिया गया है, बी प्लस सी का 1 दिन का काम 2, और सभी का जो है तीनों का 1 दिन का काम दोस्तों कितना दिया गया 4। तो इसमें 4 से अगर मैं 2 को माइनस करूँगा तो हमें ए का काम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस अगर मैं 2 करता हूँ तो कितना बच जाएगा दोस्तों 2, और ये 2 क्या होगा दोस्तों, ये होगा ए का काम। यहाँ से देखिए मुझे ए का काम भी मिल गया और ये सी का काम भी मिल गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझाने के लिए बस इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका कार्य और समय से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
यहाँ से देखिए अब हमें ए का कैपेसिटी मिल गया, सी का कैपेसिटी मिल गया, और हमें क्या पूछे दोस्तों, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए टोटल काम हमारे पास क्या है दोस्तों, टोटल काम है 48, और यहाँ पास ए और सी अगर मिल रहे हैं मतलब ए प्लस सी, तो ए प्लस सी करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, मतलब ए और सी दोनों का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, एक दिन का कैपेसिटी 3, और टोटल काम हमारे पास क्या है दोस्तों, टोटल काम है 48। तो इनके कैपेसिटी से अगर मैं टोटल काम को अगर मैं डिवाइड कर दूं इस टोटल कैपेसिटी से, मैं ए और सी के एक दिन की कैपेसिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 16, 16 तिया 48। तो ए और सी मिल करके इस टोटल काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 16 दिन में करेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी कंसेप्ट से आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला 24 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए इसमें भी हमें वही कंसेप्ट करना है दोस्तों। देखिए क्या दिया है, ए और बी मतलब ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसे 24 दिन में कर लेता है। ए अगर अकेला काम करता है तो ये उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला काम इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पास अगर मैं एक दिन का निकालूं, दोनों का अगर मैं एक एक दिन का निकालूं तो ए प्लस बी का एक दिन का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 12 दूने 24। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे और ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में एक काम ही करेगा। यहाँ पर देखिए अब मुझे ए का कैपेसिटी मिल गया, ए का एक दिन का काम मिल गया दोस्तों 1, और ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम हमें दिया गया है 2। तो इस ए प्लस बी से अगर मैं ए की कैपेसिटी को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा दोस्तों बी का कैपेसिटी। मतलब यहाँ पर ये 2 माइनस 1, बी का कैपेसिटी कितना निकल जाएगा, तो बी का कैपेसिटी निकलेगा दोस्तों 2 माइनस 1, तो बी का एक दिन का काम कितना निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगर बी का एक दिन का काम मिल गया तो बी को उस पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ये हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पूरा काम कितना है दोस्तों, पूरा काम है 24, क्योंकि बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है तो पूरे काम को कितने में करेगा, तो 24/1, तो पूरे काम को ये कितने में करेगा दोस्तों, 24 दिन में करेगा, ठीक है। पूरे काम को करने में इसको 24 दिन लग जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई व्यक्ति 2 रुपये में 15 की दर से सेब खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका भी शॉर्ट ट्रिक समझिए, शॉर्ट ट्रिक से इसको हम समझते हैं। देखिए कैसे बनेगा इस प्रकार से क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 2 रुपये में 15 सेब खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। अब देखिए 2 रुपये में वो 15 सेब खरीदेगा और 3 रुपये में वो 5 सेब बेचेगा, तो जाहिर सी बात है उसको लाभ होगा, ठीक है। और चूंकि हमें यहाँ पास लाभ ही पूछा गया है, कितना प्रतिशत लाभ होगा और लाभ ही हमें पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पास हम लिख देते हैं इसका दर। देखिए 2 रुपये में ये 15 सेब खरीद रहा है और ये 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, ठीक है। 2 रुपये में 15 सेब खरीद रहा है, 3 रुपये में 5 की दर से खरीद रहा है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना हो, लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना हो तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम कर देते हैं दोस्तों तिरिया गुड़ा। 15 तिया क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, ये हो गया दोस्तों 15 तिया 45 माइनस, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 3 को 15 के साथ गुड़ा, ठीक उसी प्रकार हम कर देंगे दोस्तों 5 को 2 के साथ गुड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूने 10, ये हो जाएगा 5 दूने 10। अब देखिए जो चीज़ माइनस में होता रहेगा उसी को हम एज इट इज नीचे में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 5 दूने 10 हुआ था माइनस, तो उसी 10 को हम ले करके उठा करके नीचे में लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमें निकालना है प्रतिशत में, तो इसमें हम कर देंगे दोस्तों गुणा में 100। बस यही कंसेप्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना होता तब की कंडीशन में यह हो जाता दोस्तों आपका प्लस में, हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा माइनस में। बस यही कंसेप्ट हमारा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हम कर देंगे तिरिया गुड़ा, तो हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूने 10,
जो चीज़ माइनस होते रहेगा या फिर जो चीज़ प्लस होते रहेगा उसी को हम लिख देंगे नीचे में। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा, 45 में से अगर ये 10 में माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 35। ये हो जाएगा 35/10 और ये गुणा में 100। यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 35 × 10 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 350। चूंकि हम निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत तो ये 350 क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा प्रतिशत। मतलब कोई व्यक्ति अगर 2 रुपये में 15 की दर से सेब खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है तो उसको सीधा सीधा 350% का लाभ होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से बनते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली हमारे चैनल डेली मैथ्स से अगर आप मैथ्स सीख रहे हैं तो आपको कोई से भी क्वेश्चन, खास करके गणित के क्वेश्चन को देख करके घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान से भी आसान तरीका आपको बताया हुआ है। हमारे हर एक वीडियो में आसान से आसान कंसेप्ट, आसान से आसान ट्रिक आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उन सभी वीडियो को जा करके बिल्कुल देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका गणित जो है वीक है तो आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है, 20 संख्याओं का औसत 22.5 है। गलती से 25 की जगह -25 ले लिया गया तो औसत क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका भी हम देखते हैं दोस्तों ट्रिक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर क्या क्या गलती कर रहा है दोस्तों, 25 की जगह में वो -25 लिख रहा है। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए इसको हम समझते हैं। इसको देखिए, यह हमारा दोस्तों 0, इधर आता है हमारा पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए हम 25 तक ही लेते हैं। एक होता है दोस्तों आपका प्लस का 25 और एक होता है आपका निगेटिव साइड। यहाँ पर कहीं पर आएगा दोस्तों आपका माइनस का 25। अब देखिए वो 25 की जगह में गलती से -25 लिख देता है। ठीक है, तो टोटल कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ से देखिए अगर मैं -25 से लेकर +25 तक जाऊँ तो कितने का डिफरेंस होगा दोस्तों। पहले -25 से अगर मैं 0 तक जाऊँ तो मुझे 25 कदम चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर से अगर मैं 25 कदम चलूँगा तभी मैं +25 में पहुँचूंगा। मतलब टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है, टोटल 50 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, टोटल 50 का डिफरेंस आ रहा है अगर वो +25 को वो -25 लिख दिया तो। ठीक है, टोटल उसमें जो है 50 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब टोटल उसने पूरा 50 को एक्स्ट्रा करके ले लिया। अब देखिए हमारा कितना है दोस्तों, टोटल डिफरेंस 50। अब इस 50 का हम क्या करेंगे, देखिए जो भी संख्या हमें दिया रहेगा, जितने भी संख्या का औसत हमें दिया रहेगा उस संख्या को हम कर देते हैं दोस्तों डिवाइड। तो हो जाएगा दोस्तों 50/20। यहाँ से ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया 5/2। और 5/2 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2.5 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर 50 को हम इस 20 संख्या में अगर बांटे तो हर एक को 2.5 जो है मिलेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नया एवरेज, नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहले औसत क्या दिया गया था हमारा 22.5। पहले औसत क्या था दोस्तों 22.5, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर दिया, देखिए माइनस की ओर गया। ठीक है, चूंकि 25 को ये लिख दिया दोस्तों -25 तो 22.5 में देखिए एक का एवरेज कितना आ रहा है दोस्तों 2.5। तो इसी 22.5 में अगर मैं इस 2.5 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 और 2 24, 24.5 और ये 5 जोड़ेगा तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 25। कितना आ जाएगा 25। तो नया औसत कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 25, जो कि होगा हमारा आंसर। आपका देखिए किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये हो